हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी वाला के बुनियाद बैच में। आपका लास्ट जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है वह चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एंड इसमें अब तक हम काफी सारी जो चर्चाएं हैं वह कर चुके हैं, भारतीय संविधान की बहुत सारी ढेर सारी चर्चाएं और काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। वैसे तो न्यायपालिका के बारे में इसके पहले भी हमारी जो चर्चा है वह काफी हो चुकी है, लेकिन अब जो चर्चा है थोड़ी सी विस्तार से होगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो कि बेसिक नहीं है बल्कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों कि ये वाला जो आपका एनसीईआरटी है इसके बाद जस्ट आपका या तो हिस्ट्री या तो फिर हम जो ज्योग्राफी है वह शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। अब तक हम देख चुके हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट एंड वाई एंड हाउ, ठीक है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आज है बारी जुडिशरी। फिर आपका बचता है फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आज की जो चर्चा है वह हमारी जुडिशरी को लेकर है और जुडिशरी को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने 2015 में पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ने बच्चों 2015 में, वैसे तो जुडिशरी से आप देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, हर बार क्वेश्चन जो है वे आते ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में संविधान का संरक्षण कस्टोडियन कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लोकसभा सेक्रेटरिएट या फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि संविधान का एक तरह से एक अंतिम, एक फाइनल इंटरप्रेटर, एक संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण करने में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य भूमिका है। एज अ गार्जियन, हमारे फंडामेंटल का जो गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो यहां पर यह बात आप सभी को याद रखनी है। 2015 का क्वेश्चन है और इसके बाद भी इस तरह की यानी वन लाइनर क्वेश्चंस आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं बच्चों। एक बार अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लेंगे तो काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो ये जो चैप्टर है बेसिकली आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें कि हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक वैसे ही कि जब हमने एग्जीक्यूटिव की बात की थी या जब हमने लेजिस्लेटिव की बात की थी तो सबसे पहले हमने ये जाना था उसके डेफिनेशन के साथ साथ कि आखिर हमें उसकी आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि आखिर हमें जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, और न्यायपालिका की तो आवश्यकता है, जुडिशरी की तो आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ एक डेमोक्रेसी में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्या होती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कौन से जो प्रावधान है वे किए गए हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वह इंडिपेंडेंट रहे, इसके लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो मेंस में यहां से जो क्वेश्चन है बच्चों वह पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस। ठीक है, आखिर कैसे जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका चुनाव होता है और कैसे उनको हटाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जो न्यायपालिका है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वह क्या है, किस तरीके से बनी है, क्या पूरे देश में एक ही न्यायपालिका है या फिर सब राज्यों की अलग अलग है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा संगठन, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम ज्यूरिडिक्शन एरिया की बात करें और स्पेशली हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से 4 अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, और इन 4 अधिकार क्षेत्रों में बच्चों हम बात करते हैं कि ओरिजिनल है यानी कि मौलिक या फिर मूल अधिकार क्षेत्र भी कहा जाता है। मूल अधिकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र या फिर मौलिक अधिकार क्षेत्र। रिट है ना, रिट तो आपके अधिकारों का जब हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना उसको लागू करवाने के लिए, बस वही रिट। उसके बाद हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, एंड फिर हम सलाहकारी की बात करते हैं। और बच्चों हर एक ज्यूरिडिक्शन एरिया से जो क्वेश्चन है वह पूछे गए हैं, ओरिजिनल, रिट, अपीलेट एंड एडवाइजरी।
उसके बाद जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, देखेंगे कि ये क्या है और कैसे कैसे जो क्वेश्चंस है वे अब तक यूपीएससी ने पूछे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो मैं साइड हो रही हूँ, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, और एज इट इज आप इसी तरीके से बच्चों जो अपने नोट्स है वह बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ आप एक कम टाइम में इस तरह के जो नोट्स है उसे बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। पूरा एक जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ज्यूरिडिक्शन की बात तो नहीं समझ में आ गई, थोड़ा सा नया है ये कॉन्सेप्ट, तो हमें इसको सीखना चाहिए, हमें इसको पढ़ना चाहिए। अब तक हम बाकी सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे कि भाई नीट क्यों है, जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट क्यों रहना है, क्या इसके लिए प्रोविजन किए गए हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, अपॉइंटमेंट, अच्छा रिमूवल की बात अब तक हमने नहीं की, अपॉइंटमेंट एंड कॉलेजियम सिस्टम की बात हम फिर भी कर चुके हैं, रिमूवल की चर्चा अब तक हमने नहीं की। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिमूवल जो है वह होता कैसे है। ठीक है, स्ट्रक्चर की चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं, कुछ चर्चा इसमें थोड़ी सी एडवांस करेंगे। ठीक है, अब जब हम एरिया की बात करेंगे, ज्यूरिडिक्शन एरिया की बात करेंगे, ये हमारे लिए नया है, देखेंगे कि आखिर किसी पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन जो एरिया है उसमें क्या क्या और कौन कौन सी जो बातें हैं वह शामिल है। ठीक है, अगर हम एक्टिविज्म की बात करें या फिर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें, इन दोनों बातों से हम देखेंगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिए सबसे फर्स्ट अच्छा ये बताओ कि जब हम बच्चों जुडिशरी की बात करेंगे तो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं बातों को एक बार मैं रिवाइज कर देती हूं ताकि आप सभी का जो है रिवीजन हो जाए। तो हम अगर फर्स्ट देखें कि आखिर न्यायपालिका करती क्या है, जुडिशरी का मेन काम क्या है, तो आपको क्या लगता है कि सब लोग शांति से रहेंगे? क्या डिस्प्यूट्स, क्या विवाद होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, है ना। तो किसी ना किसी तरीके के जब लोगों के हित जो है आपस में टकराएंगे, चाहे वह किसी इंडिविजुअल का हो, सोसाइटी के साथ, या फिर किसी एक ग्रुप का हो, या फिर किसी एक ग्रुप का हो किसी इंडिविजुअल या सोसाइटी के साथ, ठीक है, या फिर सोसाइटी या फिर ग्रुप का जो है वह हो गवर्नमेंट के साथ, तो विवाद तो भाई किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कराने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, तो बस इसीलिए बच्चों हमें न्यायपालिका की यानी जुडिशरी की आवश्यकता होती है। हमें क्यों चाहिए न्यायपालिका, हमें क्यों चाहिए कोर्ट? इसलिए चाहिए क्योंकि एक ऐसा जो मैकेनिज्म है वह डेवलप हो सके कि किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वह सुलझाए जा सके। ये पहली बात हो गई। सेकंड, हम देखेंगे कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें किस तरीके के जो मेन सिद्धांत है उसको फॉलो करना है, तो एक बात समझ में आती है रूल ऑफ लॉ की। ठीक है, सेकंड क्या हमें समझ में आता है कि भाई हमें जो है वह रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, विधि का शासन हो। एंड रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है कि डजंट मैटर कि कोई व्यक्ति पुअर है या फिर रिच है, ठीक है, क्या उसका जेंडर है, वह फीमेल है या फिर मेल है, या फिर इसके अलावा वह एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, सभी पर जो है वह कैसे होंगे, एकदम समान तरीके के जो नियम है वह लागू होंगे। तो सभी जो है वह कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, सभी क्या है, कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, सभी बराबर है। याद रखना है इस बात को। तो यहां पर बच्चों ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है कि चाहे रिच हो, पुअर हो, फॉरवर्ड क्लास का हो, बैकवर्ड क्लास का हो, ठीक है, एक और लिख लो क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल्स आपको मेंस में लिखने होते हैं, फॉरवर्ड क्लास का हो या फिर बैकवर्ड क्लास का हो। तो ऐसे में बच्चों इन सभी को समान कानूनों से ट्रीट किया जा सके, सभी जो है कानून के समक्ष समान हो, पर हर स्थितियां नहीं। ध्यान रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर है उनकी स्थिति भी समान होती है? नहीं होती है ना। अगर हम आम सिटीजन्स की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बट अगर आप राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पद पर है, चूंकि उसकी संवैधानिक पद की गरिमा है, व्यक्ति की नहीं, और ऐसे में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और एटलीस्ट ना ही आपके खिलाफ जो कोई कार्यवाही है वह शुरू की जा सकती है जब तक कि आप अपने ऑफिस पर, आप अपने पद पर हैं।
तो यहाँ पर सेकंड बच्चों अगर हम कहते हैं कि हमें एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, तब ऐसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, और अगर कोई उसका वायलेशन करता है तब पनिशमेंट के लिए हमारे पास क्या है, कोर्ट। तो अगर हम ये सोचें कि रूल ऑफ लॉ को जो है वह हमें करना है ना, तो फिर इसके लिए हमारे पास जुडिशरी होनी चाहिए। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट, क्या ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट की सुपरमेसी है? नहीं। तो हमारे यहाँ सुपरमेसी किसकी है बच्चों? लॉ सुप्रीम, है ना, सुपरमेसी ऑफ लॉ। और इसका मतलब है अगर हमारे यहाँ कानून की, वैसे हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें ना कि हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है, संविधान है, लॉ है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम संविधान की सर्वोच्चता की बात करें या फिर हम लॉ की सर्वोच्चता की बात करें, तब इस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या है, हमारे पास जुडिशरी है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। एंड देन लास्ट देखो कि अगर हम इन्हीं इंडिविजुअल्स के सेफ गार्ड की बात करें, ठीक है, अगर बच्चों हम ये जो इंडिविजुअल्स है ना, इसके लिए अगर हम सेफ गार्ड की बात करें, तब इसके लिए कौन बैठा है? सेफ गार्ड्स, है ना, कि अगर हम देखें कि जो सिटीजन्स के राइट हैं, सिटीजन्स के जो राइट हैं, नागरिकों के जो अधिकार है, स्पेशली जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट कहाँ पर आप करेंगे? इनको अगर आपको इन्फोर्स कराना है तब आपका क्या तरीका होगा? तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, और हाई कोर्ट जाने का आर्टिकल कौन सा है, कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा अगर हम देखें कि सोसाइटी में किस तरीके से चाहे रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर इसके अलावा लॉ की सुपरमेसी जो है इसे एस्टैब्लिश करना हो या फिर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने का एक मैकेनिज्म हो, तो बच्चों इन सभी के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशरी है, ठीक है। और साथ ही देखो एक सेफ गार्ड ना केवल राइट्स को लेकर देता है कि हमारे जो राइट्स हो उसको इन्फोर्स करा सके, इसके अलावा बच्चों चाहे गवर्नमेंट हो या कोई ग्रुप हो, उसकी जो डिक्टेटरशिप है, ठीक है, उसकी जो निरंकुशता है या उसकी जो तानाशाही है, ये भी स्टैब्लिश ना हो पाए, इसके लिए हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है। चलो आओ जल्दी से अब ये क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए, सरल था ये काफी, है ना। चलो न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है बच्चों। फर्स्ट आपसे कहता है द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुपरमेसी ऑफ लॉ। It safeguard right of the individual, settle dispute in accordance with the law and ensure that democracy does not give way to individual or group dictatorship. फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रमुख भूमिका जो है वह कानून के शासन की रक्षा करना है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। अभी हमने जाना यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और विवादों को कानून के अनुसार सुलझाता है और सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्ति या समूह की तानाशाही को रास्ता ना दे सके। एक ऐसा जो तरीका है वह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम ये कहें, एक सेंटेंस में बोलते हैं, उस सेंटेंस को सुनना, ठीक है, कि अगर आप एक लोकतंत्र को रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है? पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली सबसे लास्ट वाला, है ना, क्योंकि बच्चों जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी वह किसी पर निर्भर नहीं होगी, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी दबाव के अपना जो काम है वह कर पाएगी, बिना किसी भेदभाव के, और ऐसे में ही लोगों के जो अधिकार है, जो सिटीजन्स के राइट है, वह सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। सेकेंड भी बिल्कुल सही है कि ये प्रोटेक्ट करती है इस बात को कि किसी की भी जो डिक्टेटरशिप है, चाहे वह किसी इंडिविजुअल की हो, चाहे वह किसी ग्रुप की हो, चाहे वह मेजोरिटी की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, वह एस्टेब्लिश ना हो पाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। तो हमारा फर्स्ट जो है वह कंप्लीट हुआ, है ना। फर्स्ट क्या कंप्लीट हो गया बच्चों कि अगर हम ये कहें कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए तो क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है और क्या प्रोविजन है इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखो वैसे अगर हम एकदम सरल शब्दों में कहें ना, चलो समझाने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ठीक है। सिंपली स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट,
क्या है, अगर हम सरल शब्दों में ये कहें कि एक न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ ये है, तो 3 स्टेटमेंट है आपके पास बच्चों। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रेस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन सच अ वे दैट इज अनेबल टू डू जस्टिस। ठीक है, बस क्या है कि सरकार के बाकी जो 2 अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये किसी भी तरह से कार्य में बाधा नहीं पहुंचाएंगे जुडिशरी के, ताकि वह न्याय करने में समर्थ हो। ठीक है, तो ये सही है। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। न्यायपालिका के निर्णय में किसी भी तरह के अन्य अंग, मतलब यहाँ पर बात लेजिस्लेटिव की हो रही है एंड बात हो रही है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो ये बात भी सही है। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर एंड फेवर। बिना डर के और बिना पक्षपात के निष्पक्ष होकर न्यायाधीश जो है वह अपना कार्य करने में सक्षम है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हो सकता है समटाइम्स क्या होता है कि कोई हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो, बट ये इस बात को प्रूफ नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखना है आपको 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर जो डी है ये आंसर होगा। अब देखो यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिपेंडेंस में स्वेच्छाचारिता आ जाएगा वर्ड, या फिर उत्तरदायित्व का अभाव, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना, क्या ये वर्ड इंडिपेंडेंट है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने बारे में सोचें कि आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कि आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें आप छोड़ दें, इसका मतलब ये है। तो याद रखना बच्चों कि जब तक हम इस सोसाइटी में हैं तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हो। तो कहीं ना कहीं चाहे फैमिली हो, चाहे गवर्नमेंट हो, बाकी रिलेशंस हो, तो यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बंधा हुआ ही होता है। तो यहाँ पर जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एब्सेंस है वह नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही न्यायपालिका का है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि अगर हम 2-3 वर्ड की बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 वर्ड कौन कौन से देखे। सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी तरह की बाधा ना हो, ठीक है, किसी भी तरह की जो बाधा है वह अन्य अंगों से ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूं। इसके अलावा सेकंड है किसी भी तरह का इंटरफेयर ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरफेयर, किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है वह ना हो। एंड थर्ड है इसमें कि जो जजेस है वह विदाउट फियर एंड फेवर, बिना भय एंड पक्षपात के, है, बिना भय एंड पक्षपात, इसके बिना वह निर्णय कर सके। तो यहाँ पर ये 3, ठीक है, 3 मुख्य बातें हो गई। अब देखो कि यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंस का मतलब देखते हैं तो क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है जुडिशरी के लिए, तो यहाँ पर एक वर्ड आप सभी को याद रखना है, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या है इसका मतलब, ये है एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का अभाव। नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या ऐसा है कि किसी भी तरीके से इसको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, एकदम एब्सेंस हो, गलत हो गया ना। तो बच्चों कभी भी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरह के जो उत्तरदायित्व है उससे एकदम निरपेक्ष हो जाएं, आपको कोई मतलब ना रहे, पहली बात। सेकंड है इसमें कि आप मनमाना व्यवहार, या हिंदी में जो इसके लिए वर्ड है कि आप स्वेच्छाचारिता, है ना, स्वेच्छाचारिता मतलब अपनी इच्छा से आपको कुछ भी करना है। वही बात है कि हम स्वतंत्र हैं तो हम रात में 12 बजे भी बहुत तेज साउंड चलाएंगे कि पूरा जो मोहल्ला है वो उठ जाए। तो क्या यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब स्वेच्छाचारिता है? देखिए इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, स्वेच्छाचारिता। तो याद रखना ये दोनों ही इसके मतलब नहीं है। इवन न्यायपालिका का जो अर्थ है स्वतंत्रता है, उसका अर्थ ये है कि बाधा ना हो, हस्तक्षेप ना हो, बिना भय और पक्षपात के जो न्यायपालिका है वह अपना काम कर सके। तो इसका अर्थ जो है वह इस तरफ वाला होगा जो ग्रीन है, ठीक है, ये वाला अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। ये ऐसे वर्ड है कि यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस का मतलब है एब्सेंस ऑफ टोटल अकाउंटेबिलिटी, सो गलत हो गया।
क्लियर? इसी तरह के कीवर्ड्स हमें देखने हैं। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कि बच्चों इसके लिए प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं, कुछ प्रोविजन की मैं आपसे बात करती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे ये इंश्योर किया गया है कि हमारी जो जुडिशरी है वह डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट। तो बच्चों इसमें सबसे पहला तो है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, जिस तरीके से उसका सिलेक्शन किया जाता है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसमें लेजिस्लेचर जो है वह किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता, यानी विधायिका की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है कि लेजिस्लेचर ये प्रोविजन किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। याद रखना, इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ लेजिस्लेचर लिखा, एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा। तो यूपीएससी ने जानते हो क्वेश्चन क्या पूछा कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भूमिका होती है अपॉइंटमेंट में, डेफिनेटली होती है। अब आगे बताऊंगी कैसे, है ना। तो लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। अब एक बात और देखना, इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। याद रखना मैंने रिमूवल नहीं लिखा। तो जिस चीज को पढ़ाए ना, या फिर जिस चीज को आपने पढ़ा ना हो बच्चों, और वो शब्द अगर यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में लिख दिया, तब निश्चित रूप से मानो कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है। और अगर आपको वो फैक्ट ही याद नहीं आ रहा, तब फिर आपने देखो जैसे महात्मा गांधी की बुक से आप सभी को पता है कि बहुत ही ज्यादा, कोई पढ़े ना पढ़े, बाकी आप महात्मा गांधी को तो पढ़ के जाते ही हैं। और ऐसे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनकी कोई किताब या कोई मूवमेंट ऐसा रहा हो जिस पर आपकी नजर ना गई हो। तो अगर इस तरीके के बहुत ज्यादा पॉपुलर फैक्ट है ना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है इस तरह के फैक्ट, और उसके बाद आपको लगता है कि हमें तो याद ही नहीं आ रहा कि ये बुक कब पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर समटाइम्स ये हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही हो, लेकिन जो फैक्ट साथ में लिख दिया गया है वो गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि जैसे आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट पढ़ा और यहाँ पर आपने लेजिस्लेचर लिखा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूटिव लिख दूं, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। और यहां पर अगर मैं अपॉइंटमेंट की जगह अगर मैं यहां पर रिमूवल लिख दूं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि याद रखना, यहीं पर इस कॉन्सेप्ट को समझा देती हूं, आगे भी बताऊंगी बट यहां भी। तो बच्चों जब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे ना, ठीक है, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे जजेस की, तो बच्चों जब इनकी नियुक्ति की जाती है ना, तो अब इसमें भूमिका जानते हो किसकी होती है? कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की। और ये भूमिका कैसे होगी? ये भूमिका कैसे होगी? ये भूमिका ऐसे होगी कि अब हम जब देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह जो जजेस है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की जाती है फाइनली, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को जज नियुक्त नहीं करते, हालांकि पूरी कॉलेजियम सिस्टम, उसको आगे पढ़ेंगे। तो फाइनली ये है कि जब हम कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं संविधान में, तो उसमें कहा जाता है लेकिन राष्ट्रपति की वह केवल अपनी मंशा नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति कैबिनेट से सलाह मशवरा करता है। कैबिनेट से सलाह मशवरा करता है ना राष्ट्रपति, तब ऐसे में क्या होगा? कैबिनेट किस में आएगा? पढ़ चुके आएगा, एग्जीक्यूटिव में ही तो आएगा। तो अपॉइंटमेंट में इनडायरेक्ट ही सही हुई, इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, डेफिनेटली हो गई, है ना। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होती है और रिमूवल में लेजिस्लेचर। ध्यान रखना इस बात को। और जब हटाया जाना होगा ना, रिमूवल पद से हटाया जाना बच्चों, तब जाके लेजिस्लेचर की भूमिका आती है। क्यों? अब लेजिस्लेचर की भूमिका क्यों आ गई? लेजिस्लेचर मतलब टोटल ऑल ओवर पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, हम संसद के दोनों सदनों की बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि जब जजेस को हटाया जाएगा और इसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, वह सदन में हम देखेंगे कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव की भूमिका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भूमिका समझ में आया? ये पॉइंट नहीं समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला। तभी मैंने कहा कि क्लास 11th में कुछ ऐसे डीप कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो आपको पहले नहीं पढ़े। हमने पहले एकदम बेसिक पढ़ा था कि अच्छा ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, किसको क्या क्या राइट्स है, कुछ रिट हमने बात की, 5 प्रकार की जो रिट्स है उसको हमने देखा, ठीक है। लेकिन हमने अब तक ये बात नहीं की थी और यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। चलो हम आगे चलते। तो ये तो पहली बात हो गई कि लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। आई बात समझ में? ये दोनों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ, याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, पहली बात हो गई। अब देखो इसमें नेक्स्ट है बच्चों
कि जजेस जो हैं उनका टेन्योर, उनका जो कार्यकाल है, उनका जो ऑफिस पीरियड है वह फिक्स होता है, ठीक है, उससे संविधान में ही फिक्स कर। अब इनका टेन्योर क्या होता है, यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। स्थायी कार्यकाल होगा, फिक्स है ना, जो पहले से है, स्थायी कार्यकाल होगा। कि अगर लिखा है कि भाई 65 तक जो है वह रहेंगे जजेस तो रहेंगे, तो जो जजेस हैव अ फिक्स टेन्योर, और ऐसी व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ऐसे में ये नहीं होता कि अगर मान लो कि किसी भी जजेस के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन दे दिया गया जो कि दैट टाइम जो गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं आया, और मतलब जिस पार्टी की सरकार है मान लो उसको पसंद नहीं आया, और वो जो पार्टी है वो संसद में प्रस्ताव ला दे कि नहीं वो हटाओ, ऐसे नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो स्थायी कार्यकाल है, जो फिक्स टेन्योर के प्रोविजंस हैं, वो यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। अब देखो इसको यहाँ पर ये कहा गया कि एटलीस्ट टिल जो ये पीरियड है ना, टिल एज ऑफ रिटायरमेंट जो होगा, रिटायरमेंट की अवधि तक उनका कार्यकाल सुरक्षित है, आपको कोई हटा नहीं सकता, तो बिना भय के बिना उसके वह अपना कार्य कर सकते हैं। और यही एक शर्त भी होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी हो। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, और जानते हो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलो बैक से लिखते ना, अलग अलग पॉइंट अलग अलग कलर कर लेंगे। तो फिक्स टेन्योर किया गया है, और जानते हो इसको कैसे इंश्योर किया गया, तो यहाँ पर याद रखना बच्चों कि जजेस के लिए रिमूवल का जो प्रोसेस है ना वह बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया। रिमूवल का जो प्रोसेस है, एक तो याद रखना कि किसी को बहुत ही ज्यादा अपवाद रूप से एक्सेप्शनल केस ही होगा, बहुत ही एक्सेप्शनल अपवाद रूप ही होगा कि किसी जजेस को हटाने के लिए इस तरह का जो प्रोसेस है वह शुरू हो। और साथ ही आपको याद रखना है कि एक्सेप्शनल केस में होगा, साथ ही ये वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट इसलिए बनाएगा कि आसानी से किसी जज को हटाया ना जा सके, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है। और ये इससे इस बात को इंश्योर किया गया है, कि जो आपका जो जजेस हैं उनका जो फ्रीडम है वह बना रहे, ठीक है, उनकी फ्रीडम जो है वह बनी रहे। अब देखो नेक्स्ट है, 2 पॉइंट्स हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके, हाँ? चलो अब तीसरा, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो हो गया आपका अपॉइंटमेंट का और दूसरा हो गया रिम्यूवल वाला, फिक्स टेन्योर वाला। अब तीसरा है बच्चों, अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो फाइनेंशियल रूप से अगर संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई बिल लगता कि जो जजेस हैं उनके वेतन भत्ते, ठीक है, उनकी जो सुविधाएं हैं उस पर संसद जो हमारे सांसद है, जो एमपीज है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह डिसीजन लेते, तब आपको लगता है कि ऐसे में जजेस का जो इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, प्रभावित नहीं, डेफिनेटली। तो इसलिए बच्चों संविधान में क्या किया गया है कि जो जुडिशरी है वह फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है ना, द जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियल डिपेंडेंट, ठीक है, ना ही एग्जीक्यूटिव पे ना ही लेजिस्लेटिव पर, किसी पर भी ये जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, अपनी सैलरीज के, अपने अलाउंस के लिए या फिर अपनी फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि ना ही लेजिस्लेटिव, ठीक है, और ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लेजिस्लेटिव या डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, नॉट फाइनेंशियल डिपेंडेंट, तो ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव, इन दोनों पर ही अपने चाहे सैलरीज की बात हो, चाहे भत्तों की बात हो, अलाउंस की बात हो, इनके अप्रूवल के लिए ये जो सैलरी एंड अलाउंस के अप्रूवल है ये लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जाते हैं। क्लियर। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन कि न्यायालय के पास बच्चों अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी एक डिसीजन कोर्ट ने दे दिया, और ऐसे में कोर्ट का वो जो डिसीजन है वह आप वर्बली, ठीक है, सोशल रूप से वह आप वर्बली लिख कर या कोई सभा वगैरह करके या फिर कोई ऐसा काम करो जिससे उसका उल्लंघन हो जाए, तब जो कोर्ट है वह आपको सजा दे सकती है, ठीक है। तो ऐसे में कोर्ट क्या हो गया कि जो न्यायपालिका है
उसकी जो इंडिपेंडेंस है और उसका जो पावर है वह बना रहे, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायपालिका की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर न्यायपालिका की अवमानना शब्द, अवमानना मतलब न्यायपालिका ने जो आदेश दिया था आपने उसको नहीं माना, तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी लगाने के लिए, आपको पनिश करने के लिए पावर टू पेनलाइज, ठीक है, ये यहाँ पर कोर्ट के पास शक्ति है। क्लियर? साथ ही याद रखना एक और बात कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के पास हम कोई इस तरह का पावर नहीं दे रहे थे कि वे कंट्रोल कर सके, सिवाय इस बात के कि कहीं उसकी अपॉइंटमेंट में और कहीं उसके रिमूवल में किसी ना किसी का तो भाग है। तो किसके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव है, रिमूवल में लेजिस्लेचर है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको समझना होगा हमें, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है, कि अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस जो है जो प्रक्रिया वह फॉलो कर रहे हैं न्याय देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वह उसको डिस्कस नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कभी भी जजेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, जजेस कोर्ट में जो है वह क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने डिसीजन दिया है, मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, या फिर हम किसी अन्य हाई कोर्ट की बात करें, प्रयागराज हो या फिर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यों के जो न्यायालय हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उस पर डिस्कशन नहीं करेगा कि अच्छा न्यायालय के द्वारा ये कहा गया, ठीक है, या फिर किसी जो जजमेंट जिसने दिया उस जज के ऊपर डिस्कशन या बहस नहीं कर सकते कि पूरा जो सत्र है वह उस बहस में चला गया कि इस पर्टिकुलर जो जज है उन्होंने ये वाला डिसीजन दिया, सिवाय एक बात के, जब तक आप उसको रिमूव करने का जो आधार है वह लगा के कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस, ठीक है, लेकिन इसका एक्सपेक्ट क्या है, एक्सपेक्ट जब तक कि रिमूवल के लिए उसके लिए प्रोविजन कुछ शुरू ना किया गया। तो ये आपकी 4-5 मुख्य बातें हैं, ठीक है, 5 कही, एक लिखवाया नहीं, वो आप खुद लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है आखिर वह कैसे होती, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह कैसे होती, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, वैसे तो हमने पढ़ा है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम क्या कहता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है बच्चों, आर्टिकल एक तो 124 याद रखो, आर्टिकल 124 में यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by the president, appointed by the president of India, ठीक है, हालांकि ये आधी बात है, कुछ और भी लिखा है, तो आपको आर्टिकल 124 को पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट। एंड सेकंड इसमें देखो कि आप सभी ने कॉलेजियम सिस्टम सुना होगा, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली में क्या है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे डेफिनेटली, लेकिन जो सीजीआई हैं और बाकी जजेस हैं जो एक नाम की लिस्ट बना के दे देंगे कि आपके इन 5 लोगों में से बनाने हैं। रिसेंटली आप द हिंदू में देखेंगे काफी आर्टिकल्स आ रहे थे बार बार इस चीज को लेकर कि एक जो लंबी लिस्ट है वह कब का जो सुप्रीम कोर्ट है वह प्रोवाइड कर चुकी थी, लेकिन फाइनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट है वह उस पर फाइनली जो नाम है वह जारी नहीं कर रही थी जजों को, है ना, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वह नाराज हो रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉलेजियम प्रणाली की जब हम बात करेंगे बच्चों, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम, याद रखना कि कॉलेजियम सिस्टम को काउंटर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए और एक नई प्रणाली के लिए बच्चों एक सिस्टम आया था, एक व्यवस्था आई थी जिसको कि कहते हैं NJAC, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कौन सा अमेंडमेंट था, ये कई बार बता चुकी हूं,
आपका 99वां आई थिंक संविधान संशोधन था। प्लीज एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, ठीक है, 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा कि भाई ये जो है वह अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया इस आयोग को। तो यहाँ पर क्योंकि इस आयोग के द्वारा क्या हो रहा था कि जो अगर हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो उनके अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर जो है उनकी भूमिका बढ़ रही थी, कार्यपालिका के एक तरह से हस्तक्षेप जो है वह कुछ ज्यादा हो रहा था। अभी तक तो केवल अप्रूवल में है, और अप्रूवल में क्या रूप था कॉलेजियम में कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बस उन्हीं नामों को अपॉइंट कर दे रहे हैं जो उनको लिस्ट बना के दे दी है हमारे सीजीआई ने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि संविधान का लास्ट या फिर फाइनल जो इंटरप्रिटर है, अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है, ठीक है, ये अगर इसमें एनजेएसी आता है तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वह प्रभावित होगी, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह हमारे पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग है। साथ ही आप सभी को यह भी याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन पार्लियामेंट ने नहीं किया। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, केशवानंदवाद है ना, और वहां पर आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार कुछ कुछ ऐसी जो हम प्रोविजन कहें जिसे कि शामिल कर दिया जाता है, लेकिन इसकी फाइनल जो परिभाषा है वह कुछ नहीं है। फाइनल अगर आप एक लिस्ट देखें तो कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका कॉलेजियम व्यवस्था और ये आपके कुछ करंट इश्यूज हो गए जो मैंने आपको कवर करा दिए। अब देखो जो हमारा सीजीआई है, ठीक है, कौन है अभी हमारे सीजीआई, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि देखो जो सीजीआई है वह रिकमेंड करेंगे नेम ऑफ पर्सन्स, इनकी लिस्ट देंगे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे एज अ जज, क्लियर। साथ ही देखो कि सीजीआई के साथ साथ जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी भी स्वीकृति ली जाएगी, केवल सीजीआई की नहीं चलती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the CJI, Chief Justice of India. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई के परामर्श से की जाएगी। कमेंट करके बताओ कि अभी कौन से नंबर के जजेस है हमारे पास, है ना, कौन से नंबर के जजेस है और उनका कार्यकाल कब तक है। अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ना कि रिमूवल की बात हो रही है, और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव की बात नहीं हो रही। न्यायपालिका में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेफिनेटली दोनों बातें सही हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट में बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही बात है कि आप खुद से जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को निकाल नहीं पाते हैं, एजुकेटर वही बात आपको बता देता है, पहले से आपके तैयार किया हुआ होता है। रिमूवल की अगर हम बात करेंगे तो रिमूवल में भूमिका किसकी थी, लेजिस्लेटिव। अब हम इसको समझेंगे कैसे, लेजिस्लेटिव चलो अब लेजिस्लेटर थोड़ा सा जजेस के रिमूवल की बात कर ले कि आखिर इनको हटाया कैसे जाएगा, हटाया कैसे जाएगा, थोड़ी सी चर्चा इसकी, ठीक है। चलो लेकिन एक क्वेश्चन देखो, इससे समझेंगे। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं केवल सिद्ध कदाचार शब्द आएगा कि मतलब सिद्ध हो गया हो कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, प्रूव्ड, प्रूवन वर्ड है, प्रूवन वर्ड, ठीक है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। तो क्या केवल यही 2 बेसिक हैं, यही 2 उनके ग्राउंड लेवल है, इस आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। A motion containing the charges against the judges must be approved by a special majority in लोकसभा। न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप वाले प्रस्ताव को लोकसभा में विशेष बहुमत से अनुमोदित या प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट की तो हमने बात कर ली, रिमूवल की चर्चा थोड़ी अधूरी है ना। सबसे पहले तो ये देखो बच्चों कि जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर इनको हटाया किस तरीके से जाएगा, तो एक बात तो तय है, तो अभी तक हम जान चुके हैं
कि रिमूवल में किसकी भूमिका है? पार्लियामेंट, है ना। और पार्लियामेंट जो है वह किसका भाग है? पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का, यानी विधायिका का पार्ट है, क्योंकि ये लॉ मेकिंग करता है, लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट। तो अब तक मैंने आपको हर जगह रिमूवल शब्द जब भी यूज, अभी मैंने 2 बार किया, तो यहाँ पर एक जगह, एक बार पार्लियामेंट से बता दिया, एक बार आपको लेजिस्लेचर बता दिया। ठीक है, रिमूवल की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने कभी भी लोकसभा नहीं लिखा या राज्यसभा नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या सेकंड गलत होगा? अगर बच्चों मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस, अगर इस तरीके से किसी जजेस पर अगर ये चार्जेस लग रहे हैं, बेसिकली 2 ही आधार होते हैं। ठीक है, याद रखना कि रिमूवल जो है लेजिस्लेचर की भूमिका से होगा, तो यहाँ पर लोकसभा नहीं बल्कि बोथ हाउसेस, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए बाय बोथ हाउसेस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉट ओनली लोक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिमूवल की जब हमने बात की कि पार्लियामेंट की भूमिका है, एंड इसके अलावा अगर हम आधार की बात करें तो यहाँ पर 2 आधार है। एक तो है इसमें सिद्ध कदाचार, है ना, कि जो उनका मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, और जब हम बोथ हाउसेस की बात करते हैं तो इसमें भी एक कंडीशन सुन लो बच्चों, स्पेशल हम पहले मेजोरिटी के जो टाइप्स है वह पढ़ चुके हैं, यानी बोथ हाउसेस के द्वारा तो रिमूवल के लिए पॉइंट शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव चाहिए, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब होगा जो 2/3 मेंबर है, 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 जो मेंबर्स हैं इनका अप्रूवल। ठीक है, लेकिन ये जो 2/3 मेंबर है, याद रखना कि जो टोटल मेंबर्स है ना, मेजोरिटी ऑफ द टोटल, ये नहीं कि जो प्रेजेंट है बस उनकी, मेजोरिटी ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है जानना, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ होगी बच्चों उसका बहुमत चाहिए, तभी जाके रिमूवल हो सकता है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस उसको काफी टफ बना दिया गया, ताकि इंडिपेंडेंस जो है वह जुडिशरी की वह बनी रहे। और इस तरीके से यहाँ पे आपको करेक्ट बताना था, फर्स्ट सही है बट जो सेकंड है वह रॉन्ग है। क्लियर हुआ आपको? फिर से सुन लो कि जजेस का हमने अपॉइंटमेंट देख लिया और उसमें हमने एनजेसी वाली बात भी कर ली। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगे तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया करो। देखो कभी भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसके 2 फायदे हैं, एक तो आप चीजों को ज्यादा जानोगे और दूसरी बात एकदम सटीक जानोगे। और आपको अगर मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, जब तक करंट अफेयर की कुछ चीजें नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। तो अगर आपने बात की है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की, और अगर आपने एनजेएसी की बात नहीं की है ना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो कमीशन बन रहा था, अगर आपने उसकी बात नहीं की तो आपकी बात अधूरी है, आपका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। तो जब तक करंट अफेयर को नहीं सर्च करोगे तब तक मेंस आंसर राइटिंग में आपको सटीक जो पॉइंट्स है वह नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और बातें सुन लो। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर दैट रिमूवल ऑफ द जजेस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है पता है आप सभी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, अ जज कैन नॉट बी रिमूव, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड एंड व्हाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव प्ले अ क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल है, एंड अगर हम बात करें कि रिमूवल तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का पास रोल है। बात आपको समझाई, यहाँ लिखी हुई। दिस हैज इंश्योर बोथ बैलेंस ऑफ द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है और साथ ही जो एक जुडिशरी की स्वतंत्रता है, इसको इंश्योर करने के लिए इस तरह की जो प्रक्रिया है वह रखी गई है। ठीक है, चलिए, और साथ ही आपको 2/3 मेजोरिटी जो है ये भी याद रखना है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो 2/3 मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। पर और देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी के पहले एक क्वेश्चन देखो। 2014 में क्वेश्चन आया, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अच्छा चलो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के साथ पढ़ लेंगे।
अभी पहले हम इसको समझ लें। देखो बच्चों, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने देखा था कि बच्चों मतलब अगर हम स्टेट और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तरह से इनको तो स्वायत्तता भी, अथॉरिटी भी है, और कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो अपने लोगों के लिए है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो राज्य है वह जवाबदेह है केंद्र के लिए, वो अकाउंटेबिलिटी वो गलत होगा। हाँ, हालांकि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिस पर की बातें माननी पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे केंद्र की शक्तियां चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा है और वहां पर राज्यों को कुछ बातें माननी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो राज्य है वह केंद्र के अधीन है। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करेंगे तो अब तक हमने जाना था कि आपका जो टॉप लेवल है या अपेक्स लेवल है, अपेक्स लेवल पर क्या होगा, सबसे उच्च लेवल जो है वह होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद स्टेट में सबसे ऊंची स्थिति किसकी होगी, हाई कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है वह सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो बच्चों हमारे यहाँ आपको पता है ना कि एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, एकीकृत न्यायपालिका में 2 पॉइंट्स निहित है। सबसे फर्स्ट ये है कि बच्चों जो अपेक्स कोर्ट है ना, या फिर जो अपर कोर्ट है, उसके जो डिसीजंस हैं, इसके जो डिसीजंस है ना, ये अपर कोर्ट, ये लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे। कैसे होंगे, बाध्यकारी होंगे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट को माननी होगी, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं हाई कोर्ट की बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माननी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, ये जो आगे की चर्चा है वह किसको माननी होगी बच्चों, ये सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है इनको माननी होगी, जो सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के। तो यहाँ पर एक बात हमने जानी कि यहाँ पर जो ऊपर के डिसीजंस है या अपर कोर्ट के जो डिसीजंस है वह लोअर कोर्ट पर बाध्यकारी हैं, ये एक बात होगी। अब दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात ये है कि अगर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो निर्णय मिला है, ठीक है, आपको लग रहा है कि उसमें प्रॉपर जस्टिस नहीं किया गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैं आपको हाई कोर्ट में अपील करूँ, तो इस तरीके से बच्चों अपील जो है वह आप कर सकते हैं। तो अपना जो भी लोअर कोर्ट का डिसीजन होता है, तो लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप आगे हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलेट जुरिडिक्शन है, और ऐसे में सर्वोच्च अपीलीय जो बॉडी है वह कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फाइनली कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे। तो इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है वह जुड़ी हुई है, बाइंडिंग जो है वह डिसीजन ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर आपके अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, और सर्वोच्च अपीलीय जो सबसे ज्यादा जो सुपर एक तरह से हम कहते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन है, वह पावर किसके पास है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसीलिए इन्हीं 2 कारणों से हमारी जो न्यायपालिका है वह इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, एकीकृत न्यायपालिका है। क्या अमेरिका की भी न्यायपालिका एकीकृत है, कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो, अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की 4-5 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, समझ लो। तो देखो बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वे सभी अदालतों को मान्य होंगे। बाकी यहाँ पे आपको जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट है, सबऑर्डिनेट, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। अगर आपने ये लाइन पढ़ी होगी तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, बाइंडिंग की जगह मान लीजिए कोई और वर्ड लिख दिया, नहीं भाई विवेकाधीन है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं, गलत हो जाए। सेकेंड है, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसका जो ट्रांसफर है, ठीक है, वह कर सकते हैं डेफिनेटली, सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके अलावा थर्ड है बच्चों कि ये किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है ऐसी पारा। अगर ये लगता है ना सुप्रीम कोर्ट को कि ये वाला जो मामला है ना ये बहुत ज्यादा महत्व का है, इसमें कानून की व्याख्या या फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वह ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात का, इस केस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो उस केस को अपने यहाँ मंगवा, ठीक है। तो 3 बातें अब तक हमने समझ ली। फर्स्ट है कि बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाकी कोर्ट पे है ना, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट। सेकंड हमने देखा कि ये तबादला कर सकते हैं, ठीक है,
जो हाई कोर्ट के जजेस है उनका। और तीसरी बात हमने देखी कि अपने यहाँ जो है कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। और लास्ट है कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमा भेज सकते। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, तो लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, तो हाई कोर्ट जो है इनके लिए अपील सुन सकते। कैन इशू रिट फ्रॉम रेस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर हम हाई देखो याद रखो कि जब हमने आर्टिकल 32 की बात की थी उस वक्त हमने आर्टिकल 226 की भी, और यहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उसका हनन होता है तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन वही जब हमने आर्टिकल 226 की बात की थी कि क्या हाई कोर्ट के पास ये एरिया है, ये ज्यूरिडिक्शन एरिया है कि वे फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कोई रिट जारी कर सकती है, डेफिनेटली ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर निचली अदालतों के फैसले पर एक तो अपील वाली बात हो गई और मौलिक अधिकारों के लिए रिट की बात हो गई, दो बातें इंपॉर्टेंट। तीसरी बात है बच्चों कि एक तो जो राज्य के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एमपी का जो हाई कोर्ट है, तो एमपी के जितना जो भी एमपी की जो टेरिटोरी जो सीमाएं है उसके अधिकार क्षेत्र में सारा है, कहीं से भी जो कोई केसेस या कोई मुकदमा है उसी के अधिकार क्षेत्र में आएगा। और लास्ट है कि अपने अधीनस्थ जो अदालत है उसका एक तरह से पर्यवेक्षण करना, उसका नियंत्रण करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस कंट्रोल साथ ही कैन डील विद केस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर 4 हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, हाई कोर्ट। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डील विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस उठ रहे हैं उन सभी के लिए दायर जो भी मुकदमे उसकी सुनवाई करेगा जिला अदालत, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन किस कोर्ट में होता है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ न्यायालय है ना वहां पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंसीडर अपील ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट, तो अगर मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया नहीं है, हम आगे गए डिस्ट्रिक्ट डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, कि अगर कोई गंभीर किस्म का आपराधिक मामला है उस पर फैसला देने का काम किसका है। अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन बताती हूँ, ये बताना कि जब हम फांसी जैसी सजा की बात करेंगे, मृत्यु दंड की बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 21 आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपके जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ की बात करता है। लेकिन राइट टू लाइफ जो है आपको पता है कि इसको छीना जा सकता है ना, सामान्य विधियों से नहीं, लेकिन अगर स्टैब्लिश बाय लॉ है ना, कि अगर कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंगली मान लो आपने कुछ ऐसा सीरियस, कोई ऐसा क्रिमिनल या कोई ऐसा सीरियस ही कुछ केस किया है, तब फिर आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। आपको ये बताना है कि डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर केवल सुप्रीम कोर्ट। कौन ऐसा इसमें कोर्ट है, किसके पास वो ज्यूरिडिक्शन एरिया है कि वह डेथ पेनल्टी, और अगर मान लो कोई कोर्ट मान लो दे भी सकता है तो वह तब तक इंप्लीमेंट इन्फोर्स में नहीं आएगा तब तक कोई अपर कोर्ट जो है उसको अप्रूव्ड ना कर दे। तो अब आपको ये बातें बता रही है, ठीक है। पढ़ना इसके लिए थोड़ा सा ढूंढना, डेथ पेनल्टी को इस बहाने पढ़ भी लोगे कि अब तक कितनी फांसी हुई, बाकी सारी चीजें। लास्ट है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो जो फौजदारी है, जो दीवानी किस्म के मुकदमे हैं, यहाँ पर क्रिमिनल नेचर के जो मुकदमे दायर किया जाता है, तो ये हमारी एक तरह से संरचना है। और लास्ट जो हमने संरचना में देखा था कि इंटीग्रेटेड है पूरा, जैसे कि यूएसए में, ठीक है। यूएसए की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जैसे कि न्यूयॉर्क का अलग है, और ऑल ओवर अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है, तो यूएसए का पूरा अलग है। और यहाँ पर इन दोनों के पास डिफरेंट शक्तियां हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ना अपीलेट है और ना ही बाइंडिंग है, ठीक है। ये तो था स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे ज्यूरिडिक्शन एरिया की। ज्यूरिडिक्शन एरिया मतलब कि जब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के तो उसके क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों बेसिकली जो है हम यहाँ पर 4 तरह के क्षेत्र अधिकार जो है मुख्य रूप से हैं, और इन सभी जगह से जो क्वेश्चन है सबसे अच्छी बात है कि पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अधिकार क्षेत्र, चलो छोड़ देते हैं, मतलब लिखना छोड़ देते हैं, इसको आप लिख लेना ज्यूरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन किसका, सुप्रीम कोर्ट। तो देखो इसमें 4 तरह के स्पेशली है, स्पेशल पावर्स तो हम देख ही लेंगे, पहले ये 4 मुख्य रूप से समझो, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी एंड रिट। रिट का मतलब आप समझ गए। ओरिजिनल का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल मतलब होता है कि जो मूल रूप से, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब होता है मूल अधिकार,
मूल अधिकार क्षेत्र या फिर मौलिक, या फिर मौलिक वर्ड आएगा। इंग्लिश भी लिख क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है ना। तो जो बच्चों ओरिजिनल जो आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एरिया, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एरिया फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड है इसका अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता जो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड होगा आपका एडवाइजरी, सलाहकारी। सलाहकारी से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बताऊंगी अभी। समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट करना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। अपीलेट, सो देखो बच्चों ओरिजिनल का मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन से हम, अच्छा एक और बचा है आपका रिट, रिट अधिकारिता, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा उसको हम समझ लेते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से है ये आपके सामने क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओरिजिनल, मौलिक क्षेत्राधिकार। तो फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मीन केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। इसका मतलब ये है कि आप लोअर कोर्ट में जाए बिना ऐसे अधिकार क्षेत्र है जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे जा सकते, ठीक है। सेकंड इसमें कहता है कि मतलब मुकदमों की इसमें जो सुनवाई है ना वह सीधे कोर्ट करेगा बिना लोअर कोर्ट में जाए। It is called original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with the such cases. इसे इसलिए मौलिक कहा गया क्योंकि ऐसे केस जो है वह केवल ये जो शक्ति है ना ऐसे केसेस को सुलझाने की जो मूल अधिकार में केवल सुप्रीम। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बच्चे, कि जब ऐसे केसेस है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही इन मुद्दों को सुलझाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास केवल अधिकारिता है, इसलिए इसको मूल अधिकारिता कहा जाता है। अब देखो इसमें आएंगे कैसे कैसे केसेस। फॉर एग्जांपल एक स्टेट का बाकी स्टेट, एक स्टेट का बाकी स्टेट से कोई डिस्प्यूट बात है। अब याद रखना ये भी हो सकता है कि एक तरफ जो है वह एक से ज्यादा स्टेट हो, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वह कोई एक स्टेट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ जो है वह दोनों तरफ जो है वह ग्रुप के स्टेट हो, या फिर एक कंडीशन ऐसी होती है कि हो सकता है एक तरफ जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है वह कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेट है, मान लीजिए 3 स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर इस तरह के कोई होते हैं तब इसमें जो एकल अधिकारिता कहा जाता है इसको, कि इसके बारे में जो केवल और केवल अधिकारिता है हाई कोर्ट को नहीं है, केवल सुप्रीम। और इसीलिए मतलब अगर हम इसकी एक परिभाषा दें कि आखिर मौलिक अधिकार क्षेत्र इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद द सच। और केसेस कौन कौन से? ये केसेस हैं एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक या एक से अधिक राज्य का किसी अन्य राज्य से, या फिर एक या एक से ज्यादा राज्यों का किसी केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट। तो उसका जो मुद्दा है, वो जो केस है ना, वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि 4-5 जो हाई कोर्ट है उनकी कमेटी बन गई कि चलो अब 5 राज्यों के बीच विवाद है, 5 हाई कोर्ट आपस में मिल गए, या फिर उनके जो सारे जजेस है वह आपस में मिल गए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डोंट हैज द पावर का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर, समझ गए मूल अधिकारिता क्या है और इसके बारे में जो पावर है किसके पास है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है 2014 का, 2014 का यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। मैं क्यूज लिख देती, आपकी आंखें थोड़ा सा अवेयर रहो कि भाई पूछा क्या था। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्या होगा अभी बताया ना, एक या एक से ज्यादा स्टेट, सेंटर या फिर स्टेट, इसके पास अधिकारिता होगी। तो क्या ये एडवाइजरी में जाएगा, या अपीलेट में जाएगा, ये ओरिजिनल में जाएगा, या रिट ज्यूरिडिक्शन में? टफ था ये क्वेश्चन, नहीं था, है ना।
टफ था? किस बच्चे को ये टफ लगा? 2014 में पूछा गया था। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सारे जो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे इसमें ऐसे कुछ तो मैं सॉल्व ना कराऊं, तो सभी के जो आंसर्स है इसमें बोल्ड होंगे, आप समझ जाए, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 131 के अंतर्गत ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है, जिसमें कि स्टेट सेंटर, स्टेट एंड अदर स्टेट, सेंटर एंड स्टेट एंड वन साइड अदर स्टेट ऑन अदर साइड। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वह आपको मुख्य रूप से ये 3 बातें जो है वह याद रखनी है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, याद है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। इसके बाद कहाँ जाओगे? फेडरल कोर्ट जाओगे अमेरिका के? नहीं, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, बात सच है ये, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपीलेट। तो फाइनल अपीलेट जो पावर है सबसे ज्यादा किसके पास है, या अंतिम शक्ति किसके पास है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट आपका जो फैसला जो डिस्ट्रिक्ट से चला था, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से चला था, उसके खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे, फिर आप हाई कोर्ट गए थे, उस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, फिर कहाँ जाओगे? खत्म हो गया मुद्दा, मामला खत्म, अब नहीं आप फिर रिकंसिडर के लिए कह सकते, है ना। तो यहाँ पर फिर आपके पास अपीलेट आपके खत्म हो गए, आपकी सारी लाइफलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। A person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court. However, High Court must certify, ये जो पॉइंट है ना, इस पे स्टार लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था। तो however, High Court must certify that the case is fit for appeal. अगर कोई ऐसा मामला है ना कि आपको जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में करनी है, तो हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये जो मामला है ये अपील करने लायक। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे समय थोड़ी है कि भाई वह सबके मुद्दे सुलझाने लगे, कि मान लीजिए पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, आपने किसी और बात को लेकर दायर कर दी कि ये तेज गाने चला रहा था और हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया, हम ऐसे में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपकी बात तो हाई कोर्ट में भी सुन ली गई थी। तो यहाँ पर क्या था बच्चों कि क्या ऐसे में इस तरह की जो अपील है, वैसे भी ऑलरेडी हम कहते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ अगर केसेस यहाँ पर पेंडिंग है और जजेस की संख्या में ऑलरेडी कमी है, हमारा मैकेनिज्म ऑलरेडी इतना ज्यादा पेंडिंग और बर्डन चल रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके के केसेस को अगर हम सारे अपील करते गए तो कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, सोचो जरा। तो ऐसे में क्या ऐसा हम एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर ले कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे कि ये जो केस है वह आगे जाने लायक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कानून का प्रश्न है बहुत ज्यादा डीप, या फिर इसमें कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए, संविधान की व्याख्या हो जाएगी अगर इस मुद्दे पर आगे चर्चा होती है। जैसे कि हम केशवानंद भारतीवाद की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही 1 और 2, ठीक है। पहली बात क्या की गई है, सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है और कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, हालांकि उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि ये जो है वह उपयुक्त है, ठीक है, ये जो है वह उपयुक्त है, इसमें संविधान या कानून की व्याख्या का कोई गंभीर मसला है, मामला है, तभी जाके इसको आगे भेजा जाता है। अच्छा ये देखो कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होगा बच्चों कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये किसी मुकदमे पर पुनर्विचार करती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे पर जिस पे डिसीजन दिया जा चुका है उस पर पुनर्विचार करती है, उसकी फैक्ट फाइल फिर से खोली जाती है और साथ ही कानून को जो है पूरी दोबारा जांच की जाती है, और यही जो है वह क्या है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। क्लियर? आगे चलते, आगे हम बात करेंगे। So appellate jurisdiction or mean that Supreme Court will reconsider the case and legal issue involved. अब नेक्स्ट है इसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी, है ना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी अधिकारिता। तो सलाह संबंधी जो क्षेत्राधिकार है, याद रखो सबसे पहले कि आर्टिकल 143, सबके अलग अलग आर्टिकल हैं, तो इसके आर्टिकल्स प्लीज पढ़ लेना। आर्टिकल 143, इसमें ये कहा गया है बच्चों, दिस मीन दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर लोक महत्व का कोई मुद्दा है तो प्रेसिडेंट जो है वह भेज सकते हैं कि भाई इस पर हमें सलाह दो। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट, आपको गलत लग सकता है ये पढ़ने में, कैसे कैसे राष्ट्रपति को मना कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई इंडिपेंडेंस, जुडिशरी इंडिपेंडेंस वाला याद रखो ना। The Supreme Court is not bound to give advice on such matter and President is not bound to accept such an advice.
तो यहाँ पर सलाह भले मांगी जा रही है ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ना तो बच्चों देने के लिए बाध्य है और ना ही प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह इसमें सही हो जाते हैं। तो एडवाइजरी जब हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है अगर मान लो संविधान की व्याख्या को लेकर या फिर कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है कि समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या डिसीजन दिया जाए, तो ऐसे में संविधान आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कई ऐसी बातें कही गई हैं, है ना। इन सभी की व्यवस्था प्रॉपर संविधान में की गई है कि किस तरीके से जो एडवाइस है वह दी जा सकती है या फिर दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो बच्चों, दो आर्टिकल बताती हूँ। एक तो आपका आर्टिकल 137 और एक है आपका आर्टिकल 144। आर्टिकल 137 एंड आर्टिकल 144। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एंड जजमेंट on order made by it. Article 144, all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहला आपका आर्टिकल कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वह अपने सुनाए गए जो निर्णय है उसके आदेश का पुनरावलोकन। तो अब अगर याद रखना न्यायिक समीक्षा की बात नहीं हो रही, न्यायिक समीक्षा के लिए जब आर्टिकल आएगा जुडिशियल रिव्यू तब आर्टिकल 13 पे जाओगे। लेकिन जब हम यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे, रिव्यू की बात करेंगे, ठीक है, रिव्यू की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, तब यहाँ पर कहाँ पे आर्टिकल 37 में ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पावर है कि कोई भी जो जजमेंट है उस पर क्या कर सके, फिर से पुनर्विचार जो है वह कर सके, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन आर्टिकल 130। अब 144 देखो, 144 में ये कहा जाता है बच्चों की भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें सिविल और न्यायिक जो अधिकारी हैं वह उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल अथॉरिटीज की बात की गई। इंटीग्रेटेड हुआ नहीं हुआ, इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट तो लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी अथॉरिटीज, चाहे वह सिविल हो चाहे वह जुडिशियल हो, अगर वह इंडिया की टेरिटोरी में है तो वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह देंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 137 आर्टिकल 144 क्या प्रूव करते हैं, आर्टिकल 147 एंड आर्टिकल 144 है ना, ये दोनों इस बात को बताते हैं बच्चों कि अदालत के जो फैसले हैं, जो अपेक्स अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसके फैसले बाकियों के लिए बाध्य होंगे। दीज आर्टिकल हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ आवर जुडिशरी। ठीक है, यूनिफाइड नेचर, एकीकृत नेचर को बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रिव्यू करना और दूसरा है सभी अथॉरिटी इनकी एडवाइस से काम करेगी। डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग, तो ये बात हम पहले समझ चुके कि बाध्यकारी होंगे। ठीक है, साथ ही द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ is not bound by decision and can at any time review। अब देखो ये बात क्या लिखी हुई, समझ में आया आपको ये वाला सेंटेंस? नहीं आया है ना, मैं बताती हूँ बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वह बाकी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वह उसके खुद के लिए बाध्य नहीं है। ठीक वही कि मान लीजिए हमने कोई नियम बना लिए कोई अपने लाइफ को लेकर, तो वह दूसरों पर तो हमने अप्लाई कर दिए, बट हम खुद पे अप्लाई नहीं करते। हम उसको अपने लिए दूसरा नियम भी बना सकते हैं, हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वह बाकी अदर जो लोअर कोर्ट्स उन सब के लिए बाध्य, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है तो यहाँ पर ये इसको रिव्यू का जो अधिकार है वह भी देता है कि वह अपने ही डिसीजन को बदल सकती है। जैसे कि आप सबसे ज्यादा देखोगे जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वाला है, या फिर आप देखोगे कि आप अगर आपने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पढ़ना, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक डिसीजन में कहती है कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, फंडामेंटल राइट ज्यादा सुप्रीम है। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए डीपीएसपी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी एक निर्णय में, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये बात जो है वह सारे तैयार करना, ये आपका होमवर्क भी हो। फिर आप देखेंगे अगले ही पल की डीपीएसपी का लेके एक दूसरा जो निर्णय है वह सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि देखो डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी को कम नहीं आंका जा सकता फंडामेंटल, और तीसरे में कह दिया कि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी ना वह बैलेंस रहेंगे। हाँ, कुछ स्थितियों में फंडामेंटल, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब आप देखोगे कि अपनी ही बातें बदल रहा है सुप्रीम। इसका मतलब क्या है कि उसके जो डिसीजन है उसी पर बाइंडिंग नहीं है, अदर कोर्ट्स पर बस बाइंडिंग है। समझे इस बात को?
If there is a case of contempt of any Supreme Court, then the Supreme Court itself decided such a case. तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें जो है वह याद रखना है, ठीक है, कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये मामले खुद देख सकते हैं। क्लियर? अब दो और बातें बची है कि एक आपके लिए न्यायिक सक्रियता और एक है आपके लिए न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन बताओ जरा, ये तो हो गया ना हमारा, चलो इसको डिलीट कर देते। इस क्वेश्चन को देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 में यू एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल बैक टू एन एक्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्योर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त ऐसे न्यायाधीश जो कि रिटायर हो गए, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। क्या जिसको रिटायर कर दिया गया हो, क्या उसको वापस बुलाया जा सकता है? और अगर बुलाया जा सकता है तो किसकी सहमति से और किसके अप्रूवल? ठीक है, फाइनली कौन बुलाएगा और किसके अप्रूवल से बुलाएगा, किसके लिए, किससे सलाह लेनी पड़ेगी, ये दोनों जरूरी है। नेक्स्ट है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे वाला हो, यहां तक किया। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू, हाई कोर्ट के पास ये पावर है क्या कि वह रिव्यू कर सके? भारत के उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि अपने निर्णय की समीक्षा कर सके, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। हाँ भैया, है ये शक्ति। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन इज क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है 2017, प्रश्न पूछा गया, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, हमने अभी तक क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वह बाइंडिंग है बाकी लोअर कोर्ट्स पर, खुद के लिए नहीं। और इस तरीके से जो रिव्यू है, आर्टिकल हमने दो आर्टिकल्स की बात की थी ना, एक तो 137 एंड 144। ठीक है, 137 क्या कहता है, आर्टिकल 137 याद रखना है, इसमें 137 यहाँ पर रिव्यू की जो शक्ति है वह देता है। इसमें यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के जो सुनाए गए निर्णय है या दिए गए आदेश हैं उस पर पुनरावलोकन करने की, रिव्यू करने की शक्ति होगी। तो द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउन अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है सही। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर देखो, 2 पॉइंट्स और आपके बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है, 2 पॉइंट्स और आपके बचे हुए हैं। एक तो है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रिय, एक टर्म है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये कहें कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी अवधारणा है, इन दोनों में से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को देखते हैं, इसका मतलब है सक्रिय, ज्यादा सक्रियता दिखाना, ज्यादा एक्टिविज्म दिखाना। और ऐसे में कि मान लीजिए कि अगर सिटीजन्स के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने का मेन जो राइट है वह किसका है, या फिर गार्जियन कौन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, तो उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह प्रमुख भूमिका निभाती है, और ये हमने बच्चों यूएसए से लिया है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो एक डिस्प्यूट पैदा होता है पार्लियामेंट, कि अगर हम ये कहें कि जो पार्लियामेंट है वह लॉ में, वह एक तरह से जो पॉलिसीज है, ठीक है, चाहे हम पॉलिसीज की बात करें या लॉ मेकिंग की बात करें, तो इसमें पहला काम किसका है, लॉ मेकिंग का, लेजिस्लेटिव का।
पार्लियामेंट वही तो कर रही है ना, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ही तो है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना, ठीक है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है और इस तरीके से ये पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसी में काम करती है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें मान लीजिए जजेस है, जो कोर्ट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जुडिशरी की बात करें तो यह कुछ यहाँ पर लॉ इन्फोर्स कराने के लिए कुछ नए नियम ये सब भी बना देती है। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में होगा, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक तरीके ऑफ कन्फ्लिक्ट संघर्ष तो नहीं होगा, मतलब अधिकारों का एक तरीके से कि ये जो अधिकार है वह हमारे यहाँ लॉ मेकिंग करने का किसके पास है, जुडिशरी के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेटिव, लेकिन जुडिशरी आगे बढ़कर ऐसा काम करती है। तो इस तरीके से याद रखना आप सभी को कि न्यायिक सक्रियता जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी जो है इनके बीच में एक तरह से कन्फ्लिक्ट का, एक डिस्प्यूट वर्ड शायद ज्यादा सही होगा, एक विवाद का, डिस्प्यूट का जो कारण है वह बनता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये भी याद रखना कि यहाँ पर दो बातें और आपको याद रखनी है कि एक तो शक्ति का पृथक्करण, ठीक है, जो आपने इसके पहले सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं ना, कौन सा आर्टिकल है आपका, कमेंट करके बताओ। सेपरेशन ऑफ पावर, अगर प्रश्न आएगा सेपरेशन ऑफ पावर, इसके खिलाफ कौन सी अवधारणा जाती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें जुडिशरी कुछ ज्यादा ही एक्टिव। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल 137 को हमने देखा, एंड इसमें रिव्यू की बात की गई है ना। साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने ही जो डिसीजंस हैं, जो कि बाकी लोअर कोर्ट्स के लिए बाध्य थे, जो डिसीजंस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये इसके अपने लिए बाध्य नहीं है ना, बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए है उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। साथ ही देखो बच्चों कि यहाँ पर रिव्यू के अलावा एक और जो पॉइंट है वह भी शामिल है कि ना केवल अपने ही जो डिसीजन दिए हैं उसे केवल रिव्यू कर सकता है, बल्कि जो जुडिशरी है इसके अंतर्गत पावर ऑफ कोर्ट, शक्ति क्या है कोर्ट को कि ये एग्जामिन कर सकता है, जांच कर सकता है, एग्जामिन द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव। अब यहाँ केवल लेजिस्लेटिव नहीं है, यहाँ एग्जीक्यूटिव भी है, एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, केवल एग्जीक्यूटिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रशासन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि इसमें आपका आर्टिकल 13 भी आ जाता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी जो लॉ है, विधि है, जो कि फंडामेंटल राइट को जिस मात्रा में वॉयलेट करेगी उस मात्रा में उसको नल या फिर वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा राइट है, और ये राइट है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। साथ ही देखो कि आर्टिकल 13 हो गया, 137 हो गया, ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। अच्छा ये बताओ कि अगर आपको ये कहा जाए कि अब तक कितने जो जजेस है वह महिलाएं रही हैं, और फर्स्ट जो वुमेन है वह कौन थी, ठीक है, फर्स्ट जो वुमेन है वह कौन थी। तो फर्स्ट वाले पेज पे लिख देती हूँ बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें आपको जानना। सबसे पहले तो ये जानो कि ज्यादातर ये जो अभी चर्चा चल रही है ना वह उसके कारण है कि 2027 में शायद भारत की पहली जो अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, ऐसा नहीं है कि अभी जजेस नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन गई, अब तक 11 महिलाएं 2021 तक बन चुकी, ठीक है, 2021 तक बच्चों 11 जो जजेस है, ठीक है, वह वुमेन रही। सोचो 11, जबकि कितने बन गए होंगे, काउंट करना जरा अगर हो सके तो। तो यहाँ पर ये जजेस की बात हो रही, सीजीआई की बात नहीं हो रही, सीजीआई अभी तक कोई नहीं बना। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम जजेस की बात करें तो 11 वुमेन जो जजेस है, ठीक है, वह अब तक हो चुकी 11 2021। लेकिन ये देखो कि 2027 में इम्पोर्टेंट क्या है, प्रश्न जो है वह यहाँ से आ सकता है कि न्यायपालिका में, जुडिशरी में जो महिलाओं की भूमिका है वह क्या है, ठीक है, कितने जजेस जो है वह बन चुके और क्यों अगर नहीं चुने जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन, क्या हमारा सिस्टम ऐसा है या फिर क्या है ऐसी कुछ ऐसी। फिर आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में चाहे सिविल सर्विसेज हो या बाकी सब, इसमें आप जो गर्ल्स पावर है, वुमेन्स है, ये सब इनकी
इनका जो पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, तो आने वाले समय में हर जगह भूमिका होगी, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2027 में वी नागरत्न, आप एक नाम सुन रहे होंगे बार बार, वी नागरत्न, है ना। तो ये पहली फर्स्ट वरिष्ठता के आधार पर ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी जा सकती है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई की बात हो रही है, अब तक कोई भी सीजेआई नहीं बना है, ठीक है। और साथ ही देखो कि अगर हम फर्स्ट देखें कि पहली महिला जज कौन थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, जज, जज अलग बात हो गई, है ना, मुख्य न्यायाधीश अलग बात होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली महिला जज, आपने फातिमा बीबी का नाम सुना है, फातिमा बीबी, ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट जज थी, पहली महिला जज थी, न्यायाधीश थी। साथ ही वर्तमान में हमारे जो सीजेआई है वह कौन है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। तो आज की क्लास में हमने बात की यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वह क्यों चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन केस के लिए प्रोविजन किए गए हैं, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो है वह कैसे होता है। अब आप, आई होप आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा कि कौन इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल कहाँ है ना, जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव का रोल कहाँ है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो गई, रिव्यू की बात हो गई, स्ट्रक्चर की बात हो गई, हमने इंटीग्रेशन की बात कर ली, एकीकृत क्यों है, जुरिडिक्शन एरियाज में ओरिजिनल, रेट, अपीलेट एंड एडवाइजरी की बात हो गई, और इन सबसे हमने क्वेश्चंस भी देख ली। शुरुआत में हमने देखा कि चूंकि इंडिविजुअल, ग्रुप हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो हमारे यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सके, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। और ऐसे में हमें अगर सेकंड हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करेंगे तो चाहे पुअर हो, रिच हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी क्लास हो, सभी के साथ समान। और इसमें देखो रूल ऑफ लॉ में आप जब आर्टिकल 14 की बात करेंगे, आर्टिकल 14 में 2 तरह की इक्वलिटी की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल 14 में 2 तरह की इक्वलिटी की बात की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी के साथ एक तरीके से समान विधियों के द्वारा जो है, ठीक है, सभी के लिए जो है सेम लॉ हो, तो ये बात इसमें कही गई। और तीसरा है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता को लागू करने के लिए हमें एक जुडिशरी जो है वह चाहिए। साथ ही देखो सेफगार्ड होता है हमारे राइट्स के लिए, और साथ ही किसी की डिक्टेटरशिप हो उसको रोका जा सके। और बाकी हमने देखा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं, या फिर स्वेच्छाचारिता, अगर हम आर्बिट्रेरीनेस की बात करें, ठीक है, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। और साथ ही हमने देखा कि जुडिशरी का मतलब है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब है कि किसी भी तरह का बाधा ना होना, हस्तक्षेप ना होना, या फिर बिला भय या पक्षपात के, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि ऐसे ऐसे जो प्रोविजंस हैं वह हमारे संविधान में किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमने प्रोविजन देखा कि लेजिस्लेचर जो है वह इन्वॉल्व नहीं है अपॉइंटमेंट में, लेकिन लेजिस्लेचर जो है, आगे लेजिस्लेचर ये रिमूवल में है, ठीक है। और रिमूवल कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है ना, 2/3 जो मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी में क्या कि जितने लोग हैं उसमें से 2/3 या फिर पूरे मेंबर्स, सारे मेंबर्स का 2/3, तो सारे मेंबर्स का, ठीक है, फुल स्ट्रेंथ का। सेकंड हमने देखा कि इनका स्थायी कार्यकाल फिक्स टेन्योर है, इसके द्वारा इनको सुरक्षा दी गई इनके कार्यकाल की। जुडिशरी जो है वह फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सैलरी अलाउंस, इन सबके लिए कोई अप्रूवल नहीं लेना होता है। और हमने देखा कि अपने अवमानना के लिए दंड, अवमानना का मतलब होता है बात नहीं मानी, अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वह नहीं माने आपने, अगर मान लो कोर्ट ने कोई एक ऑर्डर दिया है, अगर आप पेश नहीं, तो फिर ये यहाँ पर आपको जो सजा है, फाइन है, जेल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के पास यह पावर है कि वह अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए, अपनी सर्वोच्चता को एक तरह से बनाए रखने है, उसके पास शक्ति है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइन या फिर जो भी पनिशमेंट है वह दे सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमने देखा न्यायाधीशों की नियुक्ति, और इसमें हमने आर्टिकल 124 की बात की बच्चों, हमने कॉलेजियम सिस्टम की बात की, और हमने एनजे की बात की। और आपका इसमें आज का जो टास्क है, होमवर्क है, वह एनजेएसी को भी पढ़ना है आपको, और कॉलेजियम सिस्टम को भी पढ़ना है। और जब हम रिमूवल की बात करेंगे तो याद रखो कि रिमूवल के लिए जो है ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है कि अब तक किस किस के खिलाफ क्या कभी कोई रिमूव हुआ है, अब तक जो जज है हमारे यहाँ। याद रखना कि 1991 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1991 में बच्चों पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोई न्यायाधीश था उसके खिलाफ इस तरह का जो रिमूवल का जो
प्रस्ताव है वह लेकर आए थे वी रामास्वामी, ठीक है। और उन पर बेसिकली जो अनियमितता, वित्तीय अनियमितता, फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, ये उन पर आरोप था। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है ना, उसमें जो वोटिंग लास्ट में हो रही थी ना, 2/3, चूंकि आपको स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना है, वो नहीं हो पाया था। काउंटिंग वोटिंग वगैरह हुई थी, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से चूंकि पारित होना था, तो वहां पर उन्हें प्रॉपर उतने वोट नहीं मिल पाए थे कि जज को जो है वह रिमूव किया जा सके, ठीक है। चलो, तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वी रामास्वामी 1991 के बाद, रिसेंटली आप देखेंगे शायद 19 के आसपास एक केस और ऐसा आया था, शुरुआत हुई थी इवन, देखना जरा उसको, ठीक है। क्लियर। सो रिमूवल ऑफ जजेस की हमने बात की बच्चों, और रिमूवल ऑफ जजेस में लेजिस्लेचर की जो भूमिका है वह होगी, ठीक है, विधायिका की भूमिका होगी। विधायिका का मतलब जैसे कि हम संसद के दोनों सदनों की बात करें तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी से जो है वह पारित किया जाता है, और इसके लिए आधार क्या होंगे, या तो साबित कदाचार हो, है ना, जिसे कि क्या कहा जाता है, प्रूवन मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, अपना जो वो पद है वह संभालने में सक्षम ना हो, अक्षमता, ठीक है। सो मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। चलिए, स्पेशल मेजोरिटी बता दिया मैंने, 2/3 मेंबर, बट किसकी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्टेट, कुल संख्या का 2/3। स्ट्रक्चर की हमने बात की, स्ट्रक्चर में हमने इंटीग्रेटेड को देखा, अपेक्स लेवल ऑफ कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम, देन हाई, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट के लिए अपीलेट जो है वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन है वह बाइंडिंग होंगे अदर कोर्ट्स पर, लेकिन खुद के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 137 के अंतर्गत रिव्यू का भी पावर है। आया समझ में? कमेंट करके बताना समझ में आया न्यायपालिका या नहीं आया। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, ओरिजिनल भी है, यानी मौलिक या मूल क्षेत्राधिकार, अपीलेट भी है, एडवाइजरी भी है, रिट भी है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखो, रिट मैं पहले बता चुकी हूँ। रिट बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 5 तरह की मुख्य रूप से रिट जारी की जाती है, हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी एंड क्यू वारंटो, ठीक है। और यहाँ पर ये सब जो है वह क्या है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से जो डिस्प्यूट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि यहाँ पे आपको दे दिया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है उसकी डेफिनेशन एक तरीके से दे दी कि अगर मान लो कोई इस तरह का केस है कि सेंटर और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तब उसे कौन सुनेगा। और याद रखना कि ये केवल और केवल हाई कोर्ट नहीं सुन सकता इसको। साथ ही मैंने आपको डेथ पेनल्टी को लेकर पूछा है, ठीक है, वो भी आंसर करना। 137 की बात की, 144 की बात की, और ये दोनों जो आर्टिकल है वह किस चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो हमारे जुडिशरी का एक एकीकृत व्यवस्था है उसको बता रहे हैं, ठीक है। साथ ही हमने लास्ट देखा कि न्यायिक सक्रियता और जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या है, इस पर भी हमारी चर्चा हुई। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्लास है वह समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी तो। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट फेडरलिज्म की, और जैसे कि हमने जुडिशरी में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट देखे, ऐसे ही हम फेडरलिज्म, ठीक है। चलिए, सो बच्चों पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूअसली, और बाकी आप सभी को पता होगा कि फ्राइडे को आपको यूपीएससी वाला हिंदी पर मैराथन सेशन के अंतर्गत पॉलिटी जो अब तक मैंने पढ़ाई है वो हिंदी में भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वह वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटी जैसे ही आपका खत्म होता है इसके बाद हम कोई अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा, या फिर हो सकता है कि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वह लाइव लें, ताकि आप सभी का जो इंटरेस्ट एंगेजमेंट है वह बढ़ जाए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है बाकी भी एस्पिरेंट्स के लिए, सो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।